हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 8 जियोग्राफी हमारी दुनिया चैप्टर 1 हमारा संसाधन यानी रिसोर्सेस। इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से अध्ययन करेंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। देखिए, पहला है, पहले पृष्ठ में संसाधन क्या है। ये बच्चों द्वारा ये उनके जिज्ञासा से संबंधित सवाल उठाए गए हैं। बच्चे मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत शिक्षक के साथ घूमने भ्रमण निकले हैं और बस की खिड़की से देखते हैं तरह तरह की प्राकृतिक चीज़ें, पेड़ पहाड़ पौधे, तो उनके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है। ठीक है, उनके लिखा होता है कि संसाधन क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, संसाधन को हम इस काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ क्या है, संसाधन है, रिसोर्सेस है। देखिए देखिए मानव की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करता है, वो अपने आसपास से करता है, पर्यावरण से करता है। तो पर्यावरण में मौजूद सभी पदार्थ, चाहे कोई जीव जंतु हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, भूमि जल, वो क्या है, संसाधन है। आपका विद्यालय भी क्या है, एक संसाधन है। खुद मानव भी एक क्या है, संसाधन है। मानव पढ़ लिख जाएगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यानी मानव अपना सेवा देगा, तो मानव भी क्या है, एक संसाधन है। अब ये सवाल उठता है कि संसाधन होते हैं या बनाए जाते हैं। देखिए, संसाधन जो है मानव के विवेक द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे जैसे लकड़ी को ले लीजिए, लकड़ी अगर जंगल में है तो उसका ज़्यादा मूल्य नहीं है। अगर वो लाकर उसके टेबल बना देगा, फर्नीचर बना देगा, तो वो अपने विवेक से बना देगा, तो ज़्यादा उपयोगी बना देगा, तो उसको संसाधन में बदल दिया। ठीक है, मिट्टी उसी तरीके से, मिट्टी बालू अगर उसका निर्माण कार्य में लगा दे, मिट्टी को ईंटा बना दे, बालू को लेकर घर बनाए, ठीक है, निर्माण कार्य में गिट्टी बालू, तो वो ज़्यादा उपयोगी कर देता है। तो संसाधन होते नहीं, बनाए भी जाते हैं। ठीक है, और देखिए ये तमाम चीज़ें, ये सारी क्या है, संसाधन ही हैं। अब उसके बाद देखिए क्या है संसाधन की उपयोगिता, वो हम समझेंगे अगले बिंदु में। तो कुल मिलाकर तमाम बातों का मतलब यही है कि मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं पदार्थ क्या है, संसाधन है, रिसोर्सेस है। ये आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए हमारा अगला बिंदु है संसाधन की उपयोगिता। संसाधन का उपयोगिता क्या है, कैसे हम बनाते हैं उसको संसाधन में। देखिए, संसाधन की उपयोगिता की बात की जाए तो हम संसाधन को उपयोग में कैसे लाते हैं। हमारे आसपास तो विविध प्रकार की वस्तुएं पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जंगल की बात की गई है, जंगल से लकड़ी लाकर हम उसको देखिए उपयोगी वस्तुओं में बदल देते हैं। खाटी पलंग कुर्सी मेज खिड़की ये सारे बना देते हैं, तो वो क्या होता है, वो उपयोगी बन जाता है, तो वो मूल्यवान बन जाता है, तो हम उसको अपने विवेक से बनाते हैं। समझ में आ गया। और इसके बाद देखिए संसाधन के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके। आर्थिक मूल्य में यानी रुपया पैसा कमाने में क्या होता है, प्रयोग में होता है, तो आर्थिक मूल्य में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, सौंदर्यात्मक मूल्य में, भ्रमण में, ठीक है, ऐसा पर्यटन स्थल के रूप में भी संसाधन का प्रयोग होता है, जलप्रपात पर्यटन स्थल के रूप में। कानूनी मूल्य में, कानून की दृष्टि से भी हमें इसको रक्षा करनी चाहिए। नैतिक मूल्य में, हमें ये जिम्मेवारी है, हमारी ये जिम्मेवारी कर्तव्य है कि हम संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है, देखिए फिर वही वहाँ पे सवाल है, संसाधन हमारे लिए बनता है या हम खुद बनाते हैं, हम उसको बनाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, नदी के मरुस्थल में पड़े बालू को उठाकर निर्माण कार्य में घर बनाने में प्रयोग में लाएँ तो वो ज़्यादा संसाधन बन जाएगा। समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संसाधन होते भी हैं और मानव ज़रूरतों को अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे संसाधन के प्रकार, टाइप ऑफ रिसोर्सेस, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। देखिए मुख्य तौर पे संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, दूसरा है मानव संसाधन, मानव खुद ही एक संसाधन है, तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। तो आइए सबसे पहले हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव वस्तुएं पदार्थ क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे मिट्टी, भूमि, जल, जीव जंतु, पवन, सूर्य का प्रकाश, ये किसने बनाया, ये या प्रकृति ने हमें बना कर दिया है, हम इसका उपयोग करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए मिट्टी भी हो जाती है, मिट्टी हम उस पर खेती करते हैं, हम उस पर निवास करते हैं, हम घर बनाते हैं, तो मिट्टी भी हो गया प्राकृतिक संसाधन में। जैविक संसाधन जिसमें जान होता है, जीवाणु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वो सारे। अजैविक में खनिज सब आ जाएंगे, तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे
पहाड़ हो गया, ये क्या है, पठार हो गया, और ये मैदानी क्षेत्र हो गया, ये सारे प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे। और फिर से आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। खनिज संसाधन ये सारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन में ये माने जाते हैं। दूसरा हमारा है मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। मानव एक संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव में संसाधन के निर्माण एवं उपयोग की क्षमता उसके दिमाग और शारीरिक क्षमता का कौशल से विकसित होती है। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक, राजमिस्त्री, ये क्या करते हैं, ये तो संसाधन है, ये अपना कार्य करते हैं, अपना सेवा देते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर क्या करता है, मरीज को ठीक करता है, रोगी की सेवा प्रदान करता है, वकील भी करता है। तो इस तरीके से क्या है, मानव भी क्या है, एक संसाधन है। और ये कैसे बनते हैं, तो मानव को हम शिक्षित करके उसे संसाधन में बना सकते हैं। अब इसके बाद हमारा है मानव निर्मित संसाधन। नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे संसाधन, देखिए प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो मानव उसको अपने श्रम से, दिमाग से उसको संसाधन में बना देता है। तो मानव निर्मित संसाधन में लिखेंगे, मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुणों में परिवर्तन लाकर करता है। जैसे मकान बना देगा, तो मकान कैसे बनाएगा, मिट्टी से, ठीक है, ईंटा लाएगा, बालू के कणों से उसे प्रयोग में करेगा, ठीक है, पहाड़ को काट कर उसे गिट्टी बनाएगा, सीमेंट बनाएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों को क्या करता है, अपने दिमाग से उसको व्यवस्थित करके अपने संसाधन में बदल देता है, मानव निर्मित संसाधन बना देता है, ठीक। भवन, पुल, सड़क, रेलगाड़ी, जहाज। तो रेलगाड़ी देखिए लोहे का उपयोग हुआ है, तो लोहा कहाँ से प्राप्त करता है, मानव तो खुद नहीं बनाता, ये प्रकृति वस्तु है, तो उसको अपना शेप देता है अपने दिमाग से, अपने श्रम से, तो वो मानव निर्मित संसाधन कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, भवन है, ये क्या है, मानव संसाधन है। सड़क भी मानव द्वारा बनाया जाता है, मानव संसाधन। ये पुल देखिए, ये क्या है, ये मानव निर्मित संसाधन है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, मानव निर्मित संसाधन। अब इसके बाद देखिए हमारा है संसाधनों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। प्राकृतिक संसाधनों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 5 मुख्य भागों में बांटते हैं। हम उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए संसाधन, कुल यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव संस्कृत संसाधन। हमने अभी देखा प्राकृतिक, मानव और मानवकृत संसाधन। तो प्रकृति में कौन आ जाएगा, भूमि, मिट्टी, जल, ये प्रकृति द्वारा होता है। मानव संसाधन, मानव खुद ही संसाधन है, डॉक्टर, इंजीनियर। मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं, मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, ठीक है, रेलगाड़ी, वाहन, वो सभी आ जाएंगे। मानव द्वारा जो बनाए जाते हैं चीज़ें अपने उपयोग में लाता है। अब इसके बाद देखिए मेन पॉइंट हमारा यही है, प्राकृतिक संसाधन के 5 भाग हैं, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये रहा। तो प्रत्येक के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए पहले नंबर पे है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। तो आइए इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पे है विकास एवं उपयोग के दृष्टि से, पहला वास्तविक, दूसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन देखिए उसे कहा जाता है जिसकी में हम उन संसाधन को कहते हैं जिसकी कुल मात्रा, कुल क्वांटिटी जो है अभी उपलब्ध है और हम उसका वर्तमान में उपयोग भी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज और राजस्थान का तांबा इत्यादि अच्छे उदाहरण हैं। अभी वर्तमान में इन सब के प्रयोग में किए जा रहे हैं मानव द्वारा, ठीक है। और दूसरा प्रकार देखिए संभाव्य संसाधन, यानी संभावना व्यक्त किए जाने वाले संसाधन, अभी इसका उपयोग नहीं है लेकिन वर्तमान में इसका, भविष्य में इसका उपयोग किए जाने की संभावना है, ठीक है। तो उन संसाधनों को कहा जाता है जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं है तथा वर्तमान में इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना है, इसलिए संभाव्य कहा जाता है इसे। यानी ऐसा माना जाता है कि भविष्य में अगर हम खुदाई करें, खोज करें तो ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे। जैसे केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, ये सब रासायनिक पदार्थ हैं, संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। समझ में आ गया। तो चलिए अब इसके बाद देखिए, और यहाँ पे देखिए बरसों पहले सूरज की गर्मी, समुद्री लहरें, पवन, भूमि, ये सारे क्या थे, संभाव्य थे, लेकिन आज के समय में हम इसका उपयोग कर रहे हैं, वर्तमान में सब आ गया है,
ठीक। अब इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे कौन सा है, उत्पत्ति के आधार पे हमारा दूसरा जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को पहले बांटते हैं जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो पहले जैव संसाधन को समझेंगे। जैव संसाधन का क्या मतलब है, जिसमें जीवन हो, जिसमें जान हो, जो सजीव पदार्थ हो, वो जैव संसाधन। जैसे पेड़ पौधे, इसमें जान होता है, वन, जीव जंतु इत्यादि, ये सारे क्या है, जैव संसाधन है। ठीक है। जबकि निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, पानी, ये सारे क्या है, अजैव संसाधन। खेत, तालाब, नदी अजैव संसाधन में आ गए। समझ में आ गया आपका। अब इसके बाद तीसरे में देखिए क्या है, उपलब्धता के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए हम अब तीसरे की तरफ बढ़ेंगे, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, उपलब्धता के आधार पे। तो कौन सा है, तो किसे कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन। तो कुछ प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय, कुछ को अनवीकरणीय में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा है जिनका पुनः पूर्ति प्रकृति द्वारा होता रहता है। नवीकरणीय पदार्थ ये संसाधन हो गया। ठीक है, ख़त्म हो जाता है, पुनः बनते रहता है। जैसे यानी फलतः ये ख़त्म, ये समाप्त नहीं है। जैसे सूरज की किरण, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा। सौर सेल हम इसका उपयोग करते हैं बिजली बनाने में। ठीक है, पवन ऊर्जा हम उपयोग करते, कभी ख़त्म नहीं होगा। और उसके बाद वन की लकड़ियाँ हो गई, वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सारी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन में वैसे सीमित, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ठीक इसका अपोजिट है। वैसे भंडार जो सीमित होते हैं, अगर ज़्यादा प्रयोग में लाएँ तो ख़त्म हो जाते हैं, बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे हमारा है जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है, अनवीकरणीय हैं, इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। लोहा भी है, ये सारे क्या है, खनिज, वो सब लिमिट मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए जल और वन को कहाँ रखा गया है, नवीकरणीय में रखा गया है। क्यों, क्योंकि इनका उपयोग और पुनःपूर्ति होते रहता है समय के अनुसार। अब इसके बाद देखिए हमारा चौथा नंबर पर क्या है, वितरण के आधार पे सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, स्थानिक संसाधन। देखिए चौथे नंबर पे वितरण के आधार पे, वितरण का मतलब पाए जाने के आधार पे। वितरण मतलब किन किन राज्यों में उनका वितरण है, किन किन राज्यों में हम इसे पाते हैं। देखिए वितरण के आधार पे सर्वत्र उपलब्ध यानी सभी जगह पाए जाने वाले संसाधन। दूसरा है स्थानिक, यानी किसी स्थान विशेष में ही पाए जाने वाले संसाधन। प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए जो सभी जगह पाए जाते हैं। जैसे मिट्टी, पवन प्रमुख। तो मिट्टी तो चारों तरफ पाई जाती है, विश्व में सभी जगह मिट्टी पाई जाती है, हवा भी पाया जाती है, सूर्य का प्रकाश भी पाया जाता है। तो इन्हें सर्वत्र उपलब्ध व्यापक संसाधन कहा जाता है। समझ में आ गया आपको। कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, स्थानीय संसाधन कहे जाते हैं। जैसे कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, झारखंड के कोडरमा में जो अभ्रक पाया जाता है वो बिहार में नहीं पाया जाता, यानी सभी जगह तो अभ्रक नहीं पाया जाता है। जातू कोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला इत्यादि इस डीसी से महत्वपूर्ण है, यानी गिने चुने स्थान पे ही ये सारे संसाधन होते हैं, सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। ये आपका क्लियर हुआ। अब पांचवा हमारा आखिरी देखिए क्या है, पांचवा है स्वामित्व के आधार पे संसाधन। स्वामित्व के आधार पे 3 खंडों में बटा है, निजी, प्राइवेट, एक होता है नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, निजी रिसोर्सेस हो गया, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, स्वामित्व के आधार पे 3 प्रकार, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, जिसका मालिकाना है कि कोई एक निजी व्यक्ति हो, ठीक है, तो वो हो गया स्वामित्व, निजी वो संसाधन हो गया। जिसका मालिक किसी निजी व्यक्ति का ज़मीन हो, ठीक है, उसका प्राइवेट हो। समझ में आ गया। तो निजी संपत्ति कहा जाता है किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय संसाधन में क्या आ जाएंगे, पार्क आ जाएगा, राष्ट्रीय बागीचा आ जाएगा, ठीक है, वो सारे क्या आ जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहे जाएंगे। अब इसके बाद देखिए 1902 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये कौन सा, ये समुद्री तटीय क्षेत्र की बात की गई है। और 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तहत रखा गया है।
ठीक है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहमति से ही किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति संसाधन की बात हुई है। देखिए राष्ट्रीय संसाधन में हम इसको फिर से समझेंगे। 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर समुद्री तट से पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? 19.2 से 200 किलोमीटर क्षेत्र तक की। जैसे यहाँ पे हम लोग समझेंगे तो ये भारत का देखिए बंगाल की खाड़ी है और ये सारे क्या है, समुद्र तट है। तो यहाँ से 19.2 से 200 किलोमीटर के अंदर के ये सारे क्षेत्र हो गए, ये राष्ट्रीय संसाधन में ही आएंगे। ठीक है, तटीय क्षेत्र इसे कहे जाते हैं। ठीक है, भारत के तटीय क्षेत्र 200 किलोमीटर मैक्सिमम। समझ में आ गया? अब इसके बाद अगला हमारा बिंदु है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पूरे भारत में, वो हो गया वितरण, जहाँ से मिलते हैं, और उसका उपयोग। देखिए भूमि, मिट्टी यानी प्राकृतिक संसाधनों की बात हुई, ये सारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, परंतु यह वितरण काफ़ी असमान है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में सभी जगह एक समान तो नहीं मिलते हैं। इसका प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता पाई जाती है। तो वितरण का क्या कारण है कि एक समान सभी जगह नहीं मिलते हैं? क्योंकि पृथ्वी का स्थल स्वरूप भिन्नता पाई जाती है। कहीं पहाड़ है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर्वत है, कहीं समुद्र है। समझ में आ गया? पहाड़ी पठारी क्षेत्र है। इसी कारण तो कहीं पहाड़ है, कहीं पठार, तो कहीं मैदान, विस्तार पाया जाता है। तो इसी कारण जो प्राकृतिक संसाधन है इसका वितरण असमान पाया जाता है। ठीक है, स्थल रूप की इस भिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों का वन का वितरण अधिक देखिए मिलता है, और प्राकृतिक क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों अधिकता मिलती है। तो पहाड़ों और पठारों में वनों का वितरण ज़्यादा मिलता है, और प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की ज़्यादा मात्रा मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू का ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में नदियों और छोटी छोटी सरिताओं के कारण जल की उपलब्धता बनी रहती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रत्येक के स्थान पर ये सारे अलग अलग पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे तो सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी के असमान रूप से पाया जाता है। उदाहरण के लिए विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सूर्य की प्रकाश सालों भर अधिकता रहती है। ठीक है, जबकि उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर जाने पर उपलब्धता घटती जाती है, क्योंकि वहाँ के सूर्य की किरणें यहाँ पे ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है। ठीक, इसी कारण। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे बताया गया है कि जिन देश जो हैं प्राकृतिक संसाधन में धनी हैं, अगर उनके पास तकनीक नहीं है तो वो गरीब हो जाएंगे। अगर जिनके पास देखिए प्राकृतिक संसाधन भी हैं और उसको अच्छे अच्छे तकनीक में बनाने का शिक्षा ज्ञान है, तो वो देश आगे बढ़ जाएगा, जैसे अमेरिका हो गया। समझ में आ गया? अब इसके बाद अगला बिंदु है हमारा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का की आवश्यकता। तो प्राकृतिक संसाधन धरातल पे सीमित मात्रा में है। अगर हम उसका दुरुपयोग करें, बर्बादी करें, तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन जरूरी है, तो आने वाले भविष्य के लिए भी इतना ही जरूरी होगा। इसे बचाना, संरक्षण करना अति आवश्यक है। समझ में आ गया? तो यही है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। और इसका क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही इसका करा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से कर लीजिए या सर्च करके ढूंढ लीजिए। समझ में आ गया? तो धन्यवाद।